अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चों, आप जानते हैं कि वोल्ट मीटर एक ऐसी डिवाइस है जिसके ज़रिए हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वोल्टेज को मेजर करते हैं। पर मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या वोल्टेज को नापने के लिए जो वोल्ट मीटर है वो सबसे ज़्यादा एक्यूरेट डिवाइस है? देखो, कोई भी एक्यूरेट डिवाइस वोल्टेज की तब होती है जब वो वोल्टेज को मेजर करे और उसमें से करंट पास ना हो। पर ये बात आप जानते हैं, जैसे कि सामने फिगर में नज़र भी आ रहा है, कि वोल्ट मीटर वोल्टेज सिर्फ तभी नाप पाता है जब उसमें से हम करंट को पास करवाते हैं, पूरा सर्किट मुकम्मल कराते हैं, करंट को पास कराते हैं। तो ऐसी सूरत में ये मोस्ट एक्यूरेट डिवाइस तो नहीं है वोल्टेज को मेजर करने के लिए, क्योंकि वोल्टेज एक्यूरेट तभी मेजर होगा जब करंट का फ़्लो कम से कम होगा, और अगर करंट का फ़्लो ज़ीरो हो जाए तो फिर तो बेस्ट डिवाइस बनेगी। आज का हमारा लेक्चर उसी बेस्ट डिवाइस के हवाले से जिसे कहते हैं पोटेंशियोमीटर। बच्चों, पोटेंशियोमीटर मोस्ट एक्यूरेट डिवाइस है टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस, और उसका रीज़न ये है कि जब हम पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर तो फ्लो ऑफ करंट ज़ीरो होता है, जो आज के लेक्चर में हम लोग समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं विद द डेफिनेशन। देखो, ये जो आपके सामने नज़र आ रहा है बच्चों, पोटेंशियोमीटर कुछ इस शक्ल का होता है, जिसके अंदर अहम बात क्या है, ये एक डिवाइस है जिसके ज़रिए हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज को मेजर कर लेते हैं बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ अ सर्किट, और हम कह सकते हैं कि ईएमएफ ऑफ अ करंट सोर्स। एक ऐसी डिवाइस है पोटेंशियोमीटर जिसके ज़रिए हम पोटेंशियल डिफरेंस को नापेंगे, जिसे वोल्टेज भी कहते हैं। ठीक है, ये हो गई एक बात। 2 पॉइंट्स के दरमियान का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो नाप सकते हैं, या फिर हम क्या मेजर कर सकते हैं, किसी भी करंट की सोर्स का ईएमएफ भी मेजर कर सकते हैं, वोल्टेज भी मेजर कर सकते हैं। शक्ल कुछ इस किस्म की होती है जैसे कि आपको सामने नज़र आ रही है। वैसे पोटेंशियोमीटर की ख़ास बात यह है कि एक्चुअली वो एक वायर है। पोटेंशियोमीटर दरअसल एक वायर का नाम है। फॉर एग्जांपल, वो पॉइंट ए और पॉइंट बी के दरमियान में है। ये 1 मीटर लंबा भी हो सकता है, ये 5 मीटर भी हो सकता है, 10 मीटर भी हो सकता है। जितना ज़्यादा लेंथ होगी पोटेंशियोमीटर के वायर की, बच्चों याद रखिएगा, ये उतना एक्यूरेट मेजरमेंट कर सकता है। सही है। अब 1 मीटर लंबा भी हो सकता है, 5 मीटर लंबा भी हो सकता है, और 10 मीटर लंबा भी हो सकता है। होता सिर्फ ये कि तार यहाँ से लगाया जाता है, इस तरीके से चलता है, फिर यहाँ से घुमा के इधर लेकर आते हैं, फिर यहाँ से घुमा के इसको इधर लेकर आते हैं, फिर यही तार घूमता घूमता इधर आता है, फिर यही तार घूमता घूमता इधर जाता है, और इस तरीके से एक तार आखिर में मूव करता करता इस तरफ आ जाता है। तो नतीजे में हमें क्या नज़र आता है कि ये ए और बी के दरमियान में जो हमने एक तार को लगाया हुआ है, ये तो इसमें कम तार है, लेकिन बहरहाल आखिर में यही होता है कि यहाँ पर आके जुड़ जाता है। तो ये जो लाइनें हैं, ये 1 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती हैं, 10 भी हो सकती हैं। कॉलेजेस में देखिएगा आपको 10 नज़र आएंगी, जो आपके कॉलेज के अंदर होगा ना, वो 10 लाइनों वाला होगा। तो बस इस तार की अरेंजमेंट को आपने याद रखना है कि इसकी लंबाई ऐसे करके चलती है, यहाँ से ऐसे करके यूँ 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 वापस आती है। मतलब यहाँ से स्टार्ट होकर फिर दोबारा लेफ़्ट टू राइट चलता रहता है। साथ साथ इसमें एक स्केल भी लगा हुआ होता है, और ये 1.0 मीटर्स है। 1.0 मीटर्स का मतलब 1 मीटर। तो अगर इस तरीके की 10 लाइनें होंगी ना, तो वो कितने मीटर बनेगा? 10 मीटर। तभी मैं कह रहा हूँ, आपके कॉलेज में जो होता है 10 लाइनों वाला होता है, एक्चुअली 10 मीटर वाला तार होता है। तो याद रखना, ये अलग अलग तार नहीं होते। शायद तस्वीर में आपको नज़र आ रहे हो, पर ये अलग अलग तार नहीं होते। ये एक ही तार है जिसको हमने यहाँ पर घुमाया हुआ है, और घुमा के यहाँ तक लेकर आ रहे हैं। ठीक है भाई, समझ में आ गई ना बात? पोटेंशियोमीटर वोल्टेज को मेजर करेगा, या किसी करंट की सोर्स का ईएमएफ भी मेजर कर सकता है। अच्छा जी, आगे बात करें, अगर इसका वर्किंग प्रिंसिपल समझें। देखो बच्चों, एक बड़े ख़ास उसूल के ऊपर काम करता है। वो ये है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, वोल्टेज होता है अक्रॉस एनी 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स के दरमियान में जो कि किसी तार पे लगे हुए हैं, एक्चुअली वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द लेंथ ऑफ वायर। वायर की लेंथ पर डायरेक्टली डिपेंड करता है। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया कांस्टेंट होना चाहिए, और करंट भी कांस्टेंट होना चाहिए जो उससे गुजर रहा हो। तो हम ये कह सकते हैं कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो बेसिकली तार की लंबाई पर डिपेंड करता है, जिसके अक्रॉस जो है वो हम मेजर कर रहे हैं। यानी कि जितना ज़्यादा लंबाई होगी तार की, उतना ही ज़्यादा वो पोटेंशियल डिफरेंस शो कर सकता है। ठीक है, क्या मतलब, मैं आपको समझाता हूँ। ऐसी एक जो इंस्ट्रूमेंट है ना, इसको आप पोटेंशियल डिवाइडर के ज़रिए समझिए। पोटेंशियल डिवाइडर से आपको ये बात बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगी, जो काम करने का उसूल है ना उसका। मान लो कि हमारे पास एक करंट की सोर्स है। ठीक है, इस करंट की सोर्स को हमने क्या करा कि हमने इस तरीके से एक तार से जोड़ दिया, और इस तार की अपनी कोई ना कोई रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टिव वायर है, वरना तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा सीधा सीधा। तो हम ये कह रहे हैं कि एक रेजिस्टिव वायर है जिसकी अपनी कोई ना कोई
रेजिस्टेंस है, ठीक है। और हमने ये कर दिया कि भाई समझ लो कि यहाँ पर जो हमने सेल लगाया या हमने जो भी बैटरी वगैरह लगाई, एक्चुअली वो कितने वोल्ट की है, वो 12 वोल्ट की है, ठीक है। अब ज़रा सोच समझ के जवाब दे सकते हो आप, कोई मुश्किल बात नहीं है। अगर यहाँ से मैं 2 तार लगा के यहाँ पर मैं जोड़ देता हूँ एक वोल्ट मीटर, ठीक है, यहाँ पर मैंने एक वोल्ट मीटर लगा दिया मिसाल के तौर पर, ये आ गया वोल्ट मीटर। तो ये वोल्ट मीटर भी कितना वोल्टेज नापेगा, 12 वोल्ट नापेगा, क्योंकि पैरेलल में आपको पता है वोल्टेज सेम रहता है। तो अगर ये 12 वोल्ट की बैटरी है तो ये कितना मेजर करेगा, 12 वोल्ट मेजर करेगा। बट अगर इसका ये वाला जो सिरा है वो यहाँ से हटा कर मैं थोड़ा सा मुख्तलिफ जगह पे ले जाऊँ, यहाँ ले जाऊँ, यानी अब मैंने पूरी तार की लंबाई इस्तेमाल नहीं करी, बल्कि मैंने उस तार की लंबाई को आधा इस्तेमाल करा जिस पे 12 वोल्ट का बैटरी या सेल वगैरह लगा हुआ है। तो अब बताइए वोल्ट मीटर कितनी रीडिंग देगा, करिए गैस। पूरे तार पर 12 वोल्ट था तो आधे तार पर 6 वोल्ट हो जाएगा, यानी कि पोटेंशियल को हमने डिवाइड कर दिया। बाकी का 6 वोल्ट यहाँ पर आएगा, अगर यहाँ पर भी आपको कोई वोल्ट मीटर लगा दोगे तो वो 6 वोल्ट दिखाएगा। इस तरीके से अगर मैं तार की और कम लंबाई इस्तेमाल करता हूँ, मिसाल के तौर पे ये वाली कर लेता हूँ, तो अब बताओ 6 से भी आधा कर दिया, अभी कितना वोल्ट हो जाएगा, अभी ये हो जाएगा 3 वोल्ट। तो 3 वोल्ट 3 वोल्ट 3 वोल्ट 3 वोल्ट, यानी अगर 4 हिस्सों में डिवाइड कर दें तो बेसिकली ये जो सर्किट आपको नज़र आ रहा है इसको कहते हैं पोटेंशियल डिवाइडर, जो कि हम अपने घरों में भी इस्तेमाल करते हैं। जो कि आपने डिमर देखा होगा ना, पंखे को तेज़ या आहिस्ता करने के लिए डिमर इस्तेमाल करते हैं, उससे बिल्कुल यही काम होता है कि उसमें जितना तार की लंबाई इस्तेमाल हो रही होती है ना, उतना ही ज़्यादा वोल्टेज मिलता है पंखे को, पंखा तेज़ चलता है। और जब हम उसको घुमा के स्लो की तरफ करते हैं तो एक्चुअली हम तार की कम लंबाई को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो प्रिंसिपल यही था ना, जितना ज़्यादा तार की लंबाई होती है उतना ही वोल्टेज इस्तेमाल होता है। और इसको एक और तरीके से भी समझ सकते हो बच्चों आप लोग, पोटेंशियल डिवाइडर को रियोस्टेट, ये आप बिल्कुल जो है ना एक डिवाइस है, आप देखेंगे अपने लैब के अंदर और शायद देख चुके होंगे, रियोस्टेट कहलाती है। इसका भी वही काम है बिल्कुल। रियोस्टेट को हम डिफ़ाइन कर सकते हैं पहले किस तरीके से, ये एक वेरिएबल रजिस्टर का काम करता है, ठीक है, जो कि कंट्रोल करता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को, आइदर बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द रेजिस्टेंस। अगर मुझे करंट को ज़्यादा करना है तो रेजिस्टेंस कम कर दूंगा, और अगर मुझे करंट को कम करना है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा कर दूंगा। वही जो मिसाल दे रहा था ना, रियोस्टेट, वो छोटा सा जो डिमर है आपके घर में, वो रियोस्टेट ही है बेसिकली। और ये जो टर्म है ना रियोस्टेट, ये इंग्लिश सर चार्ल्स व्हीटस्टोन, जिन्होंने व्हीटस्टोन ब्रिज भी बनाया था, और उनसे जो है वो उन्होंने इसको बनाया था ये वर्ड, और उन्होंने कहाँ से लिया, ग्रीक वर्ड से लिया, जिसमें रियोस का मतलब होता है करंट, ठीक है, और स्टैटिक मतलब कंट्रोल करने वाली, रोकने वाली। तो एक कंट्रोल करने वाली डिवाइस को कहते हैं रियोस्टेट। रियो मतलब करंट और स्टेट मतलब कि उसको कंट्रोल करना। कुछ इस शक्ल का होता है, जिसके अंदर यहाँ से एक पॉइंट होता है, यहाँ से एक तार को लपेटा होता है, इस तरीके से ये तार लिपटा हुआ है। अब जाहिर सी बात है, लंबा तार करने के लिए तो या तो फिर हमें पोटेंशियोमीटर की तरह करना पड़ेगा, तो बेहतर है कि उस तार को हम गोल गोल करके रखते हैं, और फिर यहाँ पर आ जाता है सी। और ऊपर जो ये वाइपर लगा हुआ है ना, ये बेसिकली इसके साथ कांटेक्ट में होता है। तो यहाँ से करंट कितना वाइपर तक जाएगा वो डिपेंड करेगा इस तार की लंबाई के ऊपर, और जितनी तार की लंबाई बढ़ती चली जाएगी बच्चों, आपको पता है उतना ही जाएगा रेजिस्टेंस भी बढ़ती चली जाएगी, और इन दी एंड अगर देखा जाए तो वोल्टेज भी बढ़ता चला जाता है, क्योंकि हम तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहे हैं ना। इसको मैं एक एग्जांपल में समझाता हूँ। देखो यहाँ पर ये जो नज़र आ रहा है ना, अब हम क्या करते हैं, रियोस्टेट की पोजीशन को चेंज करते हैं। तो आप नोटिस कीजिएगा, मैं रियोस्टेट को आगे बढ़ा रहा हूँ, तो अब ज़्यादा तार इस्तेमाल हो रहा है जिसमें से करंट गुजर रहा है। ये देखो, ज़्यादा तार इस्तेमाल हो रहा है जिसमें से करंट गुजर रहा है। मैं इसकी पोजीशन को और अगर इस तरफ कर दूंगा तो आप देखेंगे करंट ज़्यादा मूव करेगा और एम मीटर के अंदर करंट कम हो जाएगा। ये देखो, जैसे मैंने यहाँ से मूव कराया तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं रेजिस्टेंस को बढ़ा रहा हूँ। तार की लंबाई ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है ना, तो रेजिस्टेंस बढ़ रही है। रेजिस्टेंस बढ़ने की वजह से यहाँ पे आपको करंट जो है वो कम होता हुआ नज़र आ रहा होगा। तो इस तरीके से रियोस्टेट दरअसल एक पोटेंशियल डिवाइडर होता है, जो कि वेरिएबल रेजिस्टर के तौर पे भी काम करता है और हमारे पोटेंशियोमीटर से काफ़ी हद तक मिलता जुलता है। तो मेन हमें बस इस वाइपर को लेफ़्ट और राइट मूव करवाना होता है, ठीक है। अब समझ लो फिर पोटेंशियोमीटर क्या है। देखिए, पोटेंशियोमीटर सबसे पहले समझ लो एक टेबल है। पोटेंशियोमीटर को किस तरीके से हम यूज़ करते हैं वोल्टेज को मेजर करने के लिए, ये बताने वाला हूँ। सो ये हमारे पास टेबल आ गई, इसके ऊपर हमने एक बैटरी को रखा, ठीक है। ये अडॉप्टर भी हो सकता है, एक बैटरी हो सकती है, बड़ी बैटरी होनी चाहिए जिसका ईएमएफ आपको मालूम करना है। ये वो वाला सेल नहीं है, ये एक बड़ी बैटरी है जो कि आपको चाहिए। अडॉप्टर भी हो सकता है। इसी के साथ साथ हमें एक एम मीटर की ज़रूरत है, ठीक है। एम मीटर के अलावा हमें एक रियोस्टेट चाहिए, ठीक
ठीक है। रियोस्टेट बेसिकली वोल्टेज को एडजस्ट करेगा हमारे मेन सर्किट के, ठीक है। फिर क्या है यहाँ पर, ये आ गया हमारे पास एक की, और की के बाद जो मेन कंपोनेंट है वो है हमारे पास हमारा पोटेंशियोमीटर, ठीक है। कनेक्शंस कर देते हैं, सीधे सीधे कनेक्शन है सीरीज़ के अंदर। इन सब चीज़ों को हमने जोड़ दिया। ये आगे की से जुड़ गया, की से एक तार आके यहाँ पर एक टर्मिनल में जुड़ गया, और फिर यहाँ से आ गया बैटरी में, बैटरी से चला गया एमीटर के अंदर। ये पूरा सीरीज़ के अंदर हमारा मेन सर्किट बना है बच्चों, पोटेंशियल डिवाइडर वाला सर्किट। जैसे ही आप रियोस्टेट को लेफ़्ट और राइट करोगे तो इस मेन सर्किट का वोल्टेज जो है वो चेंज हो सकता है। फ़िलहाल हम उसे यूज़ नहीं करेंगे, वो काम हम यहाँ से करेंगे पोटेंशियोमीटर से। अब जो हमारा सेकेंडरी सर्किट है इसी के साथ जो जुड़ेगा, उसमें क्या है, सबसे पहले हमें ज़रूरत है एक गैल्वानोमीटर की, जो कि डिटेक्ट करेगा कि करंट फ्लो कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है। इसी के साथ साथ हमें ज़रूरत है यहाँ पर 2 सेल की, ठीक है। एक ऐसा सेल जिसका ईएमएफ आपको पता हो, और एक ऐसा सेल जिसका ईएमएफ आपको मालूम करना है। एक नोन होना चाहिए, एक अननोन। देखो अननोन तो होना ही चाहिए ना, मतलब जिसका हमें वोल्टेज नापना है। इसके अलावा आपको एक और चाहिए जिसका ईएमएफ आपको पता है, जो भी ईएमएफ है वो आपको मालूम होना चाहिए। तो एक को E1 एक को E2 बोल देंगे, ठीक है। इसी के साथ साथ हमें 2 वे की ज़रूरत है। 2 वे की क्या होती है कि हम जो है ना, एक तो की ये वाली होती है ना, इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। एक ये वाली की होती है कि आप एक की को निकाल दोगे तो दूसरे वाले से करंट फ्लो हो जाएगा, दूसरे वाले को निकाल दोगे, पहले वाले को लगा दोगे तो पहले वाले से फ्लो हो जाएगा। वो अभी हम इस प्रैक्टिकल के अंदर देख भी लेंगे। और इसी के साथ साथ आखिर में ज़रूरत है हमें एक जोकी की, ठीक है। ये पूरा हिस्सा प्लास्टिक का होता है और इसके अंदर जो है ना सिर्फ यहाँ पर कॉपर लगा हुआ होता है, यानी जो स्टूडेंट है ना उसको अपने हाथ से ना होल्ड करना पड़े तार को, बल्कि जोकी जो है वो सिर्फ कनेक्शन प्रोवाइड कर देता है। इसको देखो मैं कैसे जोड़ के दिखाऊंगा। सबसे पहले गैल्वानोमीटर का एक हिस्सा हमने जोड़ दिया जोकी के साथ, समझ लो करंट यहाँ पर आ जाएगा। और गैल्वानोमीटर का दूसरा हिस्सा जो है वो हम जोड़ देंगे यहाँ पर सेंटर से ना, जो की का सेंटर पॉइंट होता है उससे जोड़ देते हैं। और बाकी जो दोनों पॉइंट हैं, एक सेल से जुड़ेगा, एक एक्स सेल से, और सेल के जो दूसरे हिस्से हैं वो सीधा सीधा जाकर जुड़ जाएंगे हमारे पोटेंशियोमीटर के साथ। ये जुड़ गया पोटेंशियोमीटर से, ठीक है भाई। अभी हमारा सर्किट हो गया मुकम्मल। अब हमें इसके ऊपर पूरा प्रोसीजर करना है, जिस प्रोसीजर से मैं दोनों का ईएमएफ मालूम करूंगा, और फिर देखते हैं एक फार्मूला आपको सिखाऊंगा, उस फार्मूले से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। अब सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने एक को ऑन करना है। अब आप देखो मैंने यहाँ से की को निकाल दिया, की यहाँ पर लगी हुई है, इसका मतलब अभी ये ड्यूरा सेल वाला जो सेल है ना वो सर्किट में शामिल है, ठीक है। अब मैं यहाँ से जोकी को उठाऊँगा और इस तार पर वो पॉइंट ढूंढूंगा जहाँ पर मैं जोकी को टच करूँ और गैल्वानोमीटर ज़ीरो डिफ्लेक्शन दे। अब आप ये बोलोगे अभी ज़ीरो तो दे ही रहा है, नहीं बेटा, टच करो तार से ताकि पहले करंट तो फ्लो करे, उसके बाद ज़ीरो डिफ्लेक्शन देना है। तो जैसे ही मैं इसको तार से टच करूँगा आप देखो यहाँ पे कोई ना कोई डिफ्लेक्शन नज़र आएगी। अब मैं इस पूरे तार के ऊपर इस जोकी को मूव कराऊँगा, स्लाइड कराऊँगा, और वो पॉइंट ढूंढूंगा जहाँ पे गैल्वानोमीटर ज़ीरो डिफ्लेक्शन दे। तो लेट से यहाँ पर कहीं पर ज़ीरो डिफ्लेक्शन आ गई। अब देखो बच्चों, ज़ीरो डिफ्लेक्शन आने का क्या मतलब हो गया, ज़ीरो डिफ्लेक्शन आने का मतलब ये हो गया कि जो हमारा मेन सर्किट था ये वाली बैटरी वाला, और जो हमारा सेकेंडरी सर्किट था ये वाले सेल वाला, बेसिकली दोनों का ईएमएफ बराबर हो गया है, तभी करंट पास नहीं हो रहा। याद रखो पोटेंशियोमीटर का तो वोल्टेज हम नापेंगे ही तब जब करंट पास नहीं हो रहा होगा। तो फिलहाल कोई भी करंट पास नहीं हो रहा। ड्यूरा सेल वाले का ईएमएफ और ये जो हमारा मेन सर्किट था इसका ईएमएफ बराबर हो गया। अब हमें करना क्या है बच्चों, हमें जो है वो इसकी लंबाई को नापना है कि इसकी लंबाई कितनी हो गई। और वो तरीक़ेकार मैंने आपको बता दिया कि हमने यहाँ से नापना शुरू करना है। पहले इधर से लेके इधर तक नापेंगे तो ये 1 मीटर हो गया, फिर ये घूमते हुए आ जाएगी इस तरीके से, ये 2 मीटर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक ये कहाँ पर आ रहा है, लेट से आ रहा है इधर कहीं पर। तो हम क्या करेंगे, एक और एक 2 मीटर तो हो ही जाएगा, और फिर यहाँ पर मिसाल के तौर पे 4 और कर दिए तो 24, 24.5 मीटर के करीब, या तकरीबन समझ लो, एक बात बता रहा हूँ, इस तरीके से हम मेजर कर सकते हैं। बहरहाल अभी मैंने पहले वाले सेल को शामिल करा था, तो ये जो पॉइंट होगा इसको P1 बोलेंगे, अभी आगे दोबारा बताऊँगा, और इसकी लेंथ को मेजर कर लेंगे L1 के नाम से, ठीक है ना। ये वाला मसला हल हो गया। अब मैं यहाँ से की निकाल के दूसरे वाले में लगा दूँगा ताकि दूसरा सेल सर्किट में आ जाए, ठीक है। इसको मैंने वापस लगा दिया और इस की को चेंज करो, ये की अब हमने इधर लगा दी। अब ये वाला सेल जो है वो सर्किट में शामिल है, ठीक है। अब दोबारा से हमें पॉइंट ऑफ नो डिफ्लेक्शन ढूंढना है। जो की को उठा के मैं जैसे ही रखूँगा यहाँ पर तो आप देखोगे डिफ्लेक्शन देने लगा। अब फिर से कोई नया पॉइंट ढूंढना है जहाँ पर नो डिफ्लेक्शन हो। लेट से जब यहाँ पर लेकर आए तो नो डिफ्लेक्शन आने लगी,
ठीक है। अब हमें यहाँ तक की लंबाई भी नापनी है उसी तरीके से, मतलब यहाँ से यहाँ 1 मीटर, फिर 2 मीटर, 3, 4, 5 मीटर, 6 मीटर और फिर 6 और ये हो जाएगा, तो हम ये कह देंगे भाई 66 समथिंग सेंटीमीटर आ गया। ठीक है ना। ये हमने दो लेंथ नाप ली, पहले वाले के लिए L1 और दूसरे वाले को हमने नाम दे दिया L2 का। ठीक है, और याद रखो हमने ये लेंथ तब ली है जब करंट पास नहीं हो रहा। ज़ीरो डिफ्लेक्शन का मतलब यही होता है ना गैल्वानोमीटर के, करंट पास नहीं हो रहा, उसी पर ही हम वोल्टेज को मेजर करेंगे। ठीक है, अब ज़रा इसको सर्किट फॉर्म में देखो। एक पोटेंशियोमीटर सपोज करते हैं जिसकी लेंथ AB के बराबर है, दो सेल लगे हुए हैं, एक का EMF E1 है, एक का E2 है, एक नोन होगा एक अननोन होगा। जो पॉजिटिव एंड होते हैं सेल के उनको पॉइंट A से कनेक्ट कर दिया। कहाँ है पॉइंट A? ये वाला पॉइंट A आ गया। ठीक है, और फिर जो नेगेटिव एंड्स हैं उसको कनेक्ट कर दिया एक जोकी के साथ। ठीक है, ये आ गया गैल्वानोमीटर से गुजर के जोकी से मैंने जोड़ दिया। तो जो भी लेंथ आ रही थी उसको हमने नाम देना है P1 का। जब हमने की को क्लोज करा, जोकी को मूव कराया अलॉन्ग तार पे इस तरीके से मूव कराते हैं AB के, और पॉइंट ऑफ नो डिफ्लेक्शन ढूंढते हैं। जैसे ही नल पॉइंट आ गया, E1 सर्किट में लगा हुआ था, तो उस लेंथ को हमने L1 का नाम दे दिया। और जब L1 का नाम दे दिया बच्चों, तो अभी मैंने आपको क्या रिलेशन बताया था? मैंने आपको रिलेशन ये बताया कि जो EMF है वो एक्चुअली डायरेक्टली किस पर डिपेंड करता है? EMF डायरेक्टली डिपेंड करता है लेंथ पर। ठीक है, सो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन लेकर आएंगे तो कुछ कांस्टेंट आएगा और L आ जाएगा। इस केस के अंदर EMF 1 है तो लेंथ को ही मैंने 1 का नाम दिया हुआ है, ये भी 1 है तो EMF को ही 1 का नाम दे दिया। ये आ गए हमारे पास इक्वेशन 1। कांस्टेंट से बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं बट वो मैटर नहीं करता, आगे जाके आप देखिएगा उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये हमारा पहला वाला स्टेप था। दूसरे स्टेप में अब हम क्या करेंगे? दूसरे स्टेप में उसी की पोजीशन को चेंज करेंगे। उस सेल को डिस्कनेक्ट करा और E2 को सर्किट में शामिल कर दिया। नया पॉइंट ऑफ नो डिफ्लेक्शन ढूंढा, P2 का नाम देंगे और लंबाई उसकी L2 हो जाएगी। ठीक है, ये आ गया हमारे पास P2। अब जो लंबाई आएगी उसको लिख लेते हैं। अब जो हमारे पास EMF आएगा वो प्रोपोर्शनल होगा L2 के, तो आपको पता है प्रोपोर्शनलिटी का साइन रिमूव होगा, इक्वल का साइन आएगा और एक कांस्टेंट आएगा। वही सेम कांस्टेंट आना चाहिए जो उस टाइम आया था इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में। सो अब आप क्या करेंगे? आप डिवाइड कराएंगे, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कराते हैं। 1 थी EMF इज़ इक्वल टू KL1 और 2 से डिवाइड किया तो वह है EMF इज़ इक्वल टू KL2। तो यहाँ पर बड़ा क्लियरली आपको नज़र आ रहा है K से K हो गया कैंसिल, तो हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया EMF को कंपेयर करने का। E1 अपॉन E2 बराबर आ गया L1 डिवाइड बाय L2। तो बच्चों पोटेंशियोमीटर का एक काम ये भी होता है कि हम EMFs को आपस में कंपेयर कर लेते हैं। ठीक है ना, कौन सी कितने गुना है एक दूसरे के। और फॉर एग्जांपल इसमें से जो अननोन थी वो E1 थी। फॉर एग्जांपल अननोन E1 थी, तो E1 की वैल्यू मालूम करने के लिए हमें सिर्फ क्या करना है? L1 डिवाइड बाय L2 और मल्टीप्लाई बाय E2 करना है। तो इस फॉर्मूले से हम अननोन EMF कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि वोल्ट मीटर करके दे रहा था, पर वो मोस्ट एक्यूरेट नहीं था क्योंकि वो रीडिंग जब बताता है तो उस वक्त करंट पास हो रहा होता है, तो वोल्टेज मोस्ट एक्यूरेट नहीं आता। पोटेंशियोमीटर में आपने देखा कि हम वोल्टेज की वैल्यू ले ही तब रहे हैं जब करंट पास नहीं हो रहा, नो डिफ्लेक्शन थी। ठीक है ना, तो ये बेस्ट डिवाइस है टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। सिर्फ क्या करना होता है? दोनों लंबाइयाँ देखनी होती हैं और एक जो नॉन सेल होता है उसके वोल्टेज से मल्टीप्लाई करता है। L1 L2 हम स्केल की मदद से नापेंगे, और एक जो E2 लिखा हुआ है ये वो वाला सेल है जिसका EMF आपको पता था पहले से, और E1 से आप अननोन सेल, जो सेल था जिसका EMF अननोन था, आप मालूम कर लेंगे। ठीक है जी, सो ये था आज का हमारा लेक्चर अबाउट पोटेंशियोमीटर, जिसमें हमने रियोस्टेट के बारे में भी समझा, पोटेंशियल डिवाइडर के बारे में भी समझा। कोई भी सवाल है तो आप लिखिए कमेंट सेक्शन में, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।